प्रोसेस चल रहा था मेरे ख्याल से थर्मो में, और हमने किस किस प्रोसेस की बात कर ली थी? हाँ, आइसोबैरिक आइसोकोरिक 2 की बात हो गई थी। आइसोबैरिक आइसोकोरिक 2 की बात हो गई थी। थोड़ा सा रिवीजन कर लो, 1-2 चीज़ें पूछ लेता हूँ, जिससे पूछूँ वही बताएगा। सबसे पहले मुझे बताओ, अगर मेरे पास पीवी डायग्राम है तो उसका एरिया क्या देता है? वर्क डन। जोर से बोल। पीवी डायग्राम का एरिया क्या देता है? वर्क डन। अगर मान लो साइक्लिक प्रोसेस है और साइकिल एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन कैसा होगा? पक्का। अगर आवाज़ नहीं निकलेगी तो सही में झापड़ मारूंगा। मरियल टाइप मत पढ़ा करो, बोल रहा हूँ पहले ही। सारा रोज़ एक ही बात सुनने को मिलता है। कैसे बोलोगे? कैसे बोलोगे? जोर से। अभी मैं पूछूंगा, सब एक साथ बोलना। चलो, मेरे पास एक सवाल है। आइसोबैरिक प्रेशर कांस्टेंट होगा, ये मुझे आता है। आइसोबैरिक का वर्क डन बताओ। तुम बोलो जोर से। ठीक है, तेरे को याद नहीं है? पक्का? ठीक है। एक सवाल है, आपको क्या पढ़ा दिया था? आइसोकोरिक पढ़ा दिया था। आइसोकोरिक बता, तू बता भैया। आइसोकोरिक में वर्क डन 0 होता है। कारण? कारण नहीं पता? तू बता भाई, कारण आर से। छोटा चेंज भी नहीं होता है इसलिए। किसका चेंज? सर वो स्टेप जो रहता है, वॉल्यूम का चेंज नहीं होता। इवन dV इज इक्वल्स टू 0। dV इक्वल्स टू 0, दैट्स वाई। प्रोसेस का नाम क्या है? आइसोकोरिक। ठीक है। अच्छा, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट बोलने से काम चलेगा क्या? वॉल्यूम कांस्टेंट बोलने से काम नहीं चलेगा। क्या बोलना पड़ेगा? हर एक स्ट्रिप पे वॉल्यूम सेम होनी चाहिए, मतलब dV 0 होना चाहिए। ये बात ध्यान में रखने की है। एक कर्व आया था यहाँ पे, एक कर्व था, नीचे V था, और मान लो ये कर्व बिल्कुल ऐसा है, ऐसा कर्व है। शुरुआत का वॉल्यूम कोई तुमसे पूछे, ये होगा माना V0, और प्रोसेस ऐसे चल रहा है। और लास्ट का वॉल्यूम कोई पूछे, ये रहा V0, है ना? शुरुआत का कर्व ये यहाँ से शुरू हो रहे हैं। मान लो ये तुम्हारा था इनिशियल, और ख़त्म कहाँ हो रहे हैं? ये तुम्हारा है फाइनल। इनिशियल वॉल्यूम कितना है? V0। जोर से बोलने के लिए बोल रहा हूँ मैं। अब नहीं बोलो, भगा दूंगा, गेट खुला हुआ है। इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। अगर कोई आदमी सोचे इनिशियल और फाइनल, तब तो कहेगा भाई कोई चेंज नहीं हो रहा। क्या ये प्रोसेस आइसोकोरिक है? नहीं है। क्योंकि हाफ ऑफ द कर्व अलग है और अगला हाफ अलग है। इसका नाम दे दो P, इसका नाम दे दो Q, और इस पॉइंट का नाम दे दो R। P से Q कौन सा प्रोसेस है? क्या हो क्या रहा है गैस के साथ? P से Q वॉल्यूम कम हो रहा है ना? वॉल्यूम कम होने का मतलब क्या है ना? कंप्रेशन, डिप्रेशन। अच्छा, हाँ। और Q to R एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, तो आप बात को समझें। अगर यही मैं ग्राफ ऐसा बनाता, तब मैं यहाँ कह सकता था कि हर एक इंस्टॉलमेंट में, हर एक इंस्टेंट पर, हर एक पार्ट में कोई छोटा से छोटा पार्ट भी लूँ, बड़ा से बड़ा पार्ट लूँ, सब जगह वॉल्यूम सेम है। मतलब यहाँ हम कह सकते हैं dV इक्वल्स टू 0। ऊपर में P, नीचे में V। सीधा सीधा मैं तुमसे पूछूं कि साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन का मतलब होता है वर्क डन बाय साइकिल। क्या ये बात सही है? साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन का मतलब होता है एरिया ऑफ द साइकिल। क्या ये बात सही है? अधूरा है। वो ग्राफ पक्का PV होना चाहिए। ऊपर टेम्परेचर, नीचे वॉल्यूम देख के साइकिल कर दूंगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे नहीं बोल सकते वहाँ पे, समझ गया? ठीक है। अच्छा, जैसे ही तुमसे मैं आंसर पूछूं और तुम मरियल टाइप बोलो तो बिना मेरे बोले यहाँ से निकल जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे माइक ताइक निकाल के तुम्हारे तक आना पड़े।
चुपचाप निकल जाना। तुमसे मुंह से अगर धीरे से आवाज़ निकले वो सोचा ओहो गड़बड़ हो गया मेरे से, भागो, तुरंत भाग जाना, तुरंत भाग जाना। और क्या करना, घर पे जाके सो जाना, क्योंकि रात को ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, सेम चीज़ें आएंगी। उधर तो साला बोलने का नहीं है, वाई यस नो टी बी, वहाँ उधर सही है, उधर चले जाने का, तुरंत ऑनलाइन में चले जाने का। और ऑनलाइन में कोई टेंशन ही नहीं है। ज़्यादा टेंशन हो, सर मैं तो बोल रहा था नेटवर्क ख़राब था, ये भी अच्छा उपाय है। मैं बोल रहा था आवाज़ नहीं आ रही थी, कल तो गजब हो गया, कल मैंने पूरा पढ़ा दिया सब कुछ, उसके बाद से जो है एकाएक गायब हो गया, जब खोला तो साइट ही गायब। आधे घंटे जितना बोला था कुछ बचा ही नहीं, जो लिखा था सब गायब हो गया। तो ऑनलाइन में तो टेक्नोलॉजी है, उसका कोई भरोसा नहीं है, कभी कभी कुछ भी ग्लिच हो सकता है। खैर समझिए, अब हेडिंग दीजिए आइसोथर्मल। आइसोथर्मल, 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 ठीक है, मैं समझ गया। मेरे से कहा जा रहा है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब कौन कांस्टेंट, टी, ठीक है। तो पी वी इक्वल्स टू अगर मैं लगाऊंगा म्यू आर टी, या म्यू और एन में कोई भेदभाव नहीं कर रहे अपन, म्यू आर टी या फिर एन आर टी जो भी लगाऊँ और टेम्परेचर कांस्टेंट कर दूँ, तो यहाँ पे पी वी को क्या बोल सकता हूँ, कांस्टेंट। मैं एक सेंटेंस बोल सकता हूँ क्या, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, ऐसे ही लिख रहे हैं, हो सकता है काम आ जाए। अच्छा, पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट, कांस्टेंट का कुछ भी नाम रख देते हैं, के रख सकते हैं, कोई कांस्टेंट है के, पी वी बराबर कांस्टेंट नाम रख दिया के को ऐसे नहीं केल्विन समझ लेना, बुद्धि आत्मा सब साथ में लेके चलने का। P1 V1 बराबर P2 V2 ऐसा लिखा हुआ मिल गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा ठीक, मेरे पास कोई कहे कि आप तो फालतू बात छोड़िए, सिर्फ वर्क डन की बात करो। वर्क डन चाहे कोई भी प्रोसेस हो, यही होता है। थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ अगर तुम ईमानदारी से देखो ना, थर्मो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं आ सकता। थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन पूछते हैं, इसी से सारा इन्फॉर्मेशन आता है। एरिया ग्राफ का होगा तो ग्राफ किसके बीच होना चाहिए, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच। इंटीग्रेशन का मतलब एरिया ही होता है। सारा खेल इस पी की वैल्यू को बदलने का, क्योंकि डी तो तुम चेंज ही नहीं कर सकते। और सोचो यहाँ डी है तभी तो लिमिट वी की चलेगी। अगर किसी कारण से पी हमारा वी का फंक्शन नहीं है तो ज़बरदस्ती इसमें वी लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। ला सकते हैं, ला सकते हैं। हमने एक चीज़ सीख रखा है, पी वी इक्वल्स टू म्यू आर टी। पी मुझे वहाँ से हटाना है तो सोचो पी के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू आर टी अपॉन वी लिख सकता हूँ अगर मेरी इच्छा है तो। म्यू आर टी अपॉन वी, तो पी के जगह पे मैं लिखूँगा म्यू आर टी अपॉन वी। बताओ कांस्टेंट कौन कौन होगा, म्यू भी, आर भी और टी भी। इस प्रोसेस की बात चल रही है आइसोथर्मल की। म्यू बाहर, आर बाहर, टी बाहर, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, 1/v का, 1/v का इंटीग्रेशन होगा जो कि ln v हो जाएगा। और तुम मैथ्स लगाओगे, सॉल्व करो, देखो वर्क डन क्या आ रहा है, फिर अपन चेक कर लेंगे। फटाफट वर्क डन, जिस कॉपी में हो उसी कॉपी में करो, काट देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कर लिया? बोर्ड पे कोई नहीं देखेगा अभी, अपना करिए। अब मैं इधर से देख रहा हूँ, पीछे से भी। बोर्ड पे कोई नहीं देखेगा, गर्दन ऊपर नहीं होना चाहिए, जब मैं बोलूँ तब चेक करना है। एक बार देखो, स्टेप मिलाओ, क्या सही चल रहे हो, स्टेप मिलाओ, क्या सही चल रहे हो, यहाँ तक सही चले, सही है मामला। 1/v का इंटीग्रेशन log v होता है, log मतलब ln v बोलते हैं, ये ln लिखा है मैंने। म्यू आर टी अपर लिमिट रख रहा हूँ, ये तुमने रख दिया यहाँ से ln v2 माइनस v1 बोल सकते हो ना। अच्छा, जब
मान लो हम ln को डील करते हैं तो बेस में किसको माना जाता है? बेस e होता है। अगर आपको बेस e से रिप्लेस करना चाहते हो बेस 10 में तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल, तो आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। पहुंचिए, खुद से पहुंचिए, अच्छा लगेगा आपको। खुद से पहुंचिए। पहुंच गए? ठीक है, ठीक है। तो ये ln v2 माइनस ये रहा ln, ये रहा v1। बहुत सही। w मुझे चाहिए था म्यू RT, ये मैं ले रहा हूँ यहाँ से log जिसके बेस में e है, और ये रहा v2 और ये रहा v1। ये मैंने यहाँ पे ऐसे इसको डील कर लिया। म्यू RT, म्यू, अच्छा nRT भी ले सकता है। ये म्यू को मैं छोटा n भी लिखूँगा। छोटा n क्या दिखा रहा है? नंबर ऑफ मोल। तो W जो जिसको याद है, चूँकि बच्चों को PV इक्वल्स टू म्यू RT किसी को याद होता है, किसी को PV इक्वल्स टू nRT, जो जैसा पढ़ता है कर सकता है। तो PV इक्वल्स टू म्यू RT log E v2 अपॉन v1। एक तो ये है। मान लो किसी ने कहा कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, तो वो ऐसे भी लिख सकता है W इक्वल्स टू 2.303, फिर उसके बाद से log बेस में 10 कर देगा और पूरी कहानी वही v2 नीचे में v1 लिख सकते हैं। फटाफट लिख दो। एक रिज़ल्ट यहाँ से निकालने वाले हैं, एक रिज़ल्ट निकालने वाले हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन है खूब सारे सवाल है। क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा। क्वेश्चन हो सकता है प्रैक्टिस सेशन जिस दिन कराऊं उस दिन कराऊं। v2 अपॉन v1 फार्मूले वाली कॉपी। एक काम करो, अपनी कॉपी में, मेरे पास जगह की कमी है, कॉपी में एक फार्मूला आया जिसको तुम हाईलाइट करोगे। W इक्वल्स टू म्यू RT log E v2 अपॉन v1। ये फार्मूला आया, इसको घेरिए। ये वर्क डन का ये फार्मूला, इसको घेरिए। उर्फ ये 2.303 log 10 v2 अपॉन v1। जो तुमको अच्छा लगे, क्योंकि सवाल हर तरीके से है, आपको जहाँ से जैसा सूट करे आप कर सकते हैं। कर लिया क्या? अब सुनना, अब क्या है, इसको किया था, कुछ इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, साथ साथ अब लिखना भी है, समझना है इसको। चलो यहाँ पे आते हैं। P1 V1 बराबर P2 V2। यहाँ पे V2 अपॉन V1 आया है। ईमानदारी से बताओ, V2 अपॉन V1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? P1 अपॉन P2 लिख सकता हूँ ना। रिप्लेस कर दो, एक और फार्मूला बन के आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा W इक्वल्स टू म्यू RT log बेस में E है, और V2 अपॉन V1 की जगह वहाँ से P1 अपॉन P2। सही है क्या? ये क्यों हम कर सके ऐसा? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस। टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के वर्क डन के फार्मूला या तो वॉल्यूम के टर्म में आएगा या फिर प्रेशर के टर्म में आएगा। वॉल्यूम अगर हमने 2 लिया है तो प्रेशर 1 का लिया जाएगा। जैसे कैसे ऑप्टिक्स में स्नेल्स लॉ पढ़ रहे हैं, म्यू अगर रेयरर वाला लेते हैं, जब हम म्यू रेयरर वाला ले रहे होते हैं तो लेमडा किसका लेते हैं उस समय? डेंसर वाले का। म्यू अगर 1 वाले मीडियम का ले रहे हैं तो उस समय लेमडा लेते हैं 2 वाले मीडियम का। ठीक है, चलो अब इसको हटाइए, इसके ऊपर सवाल आएगा, कर लोगे आइसोथर्मल में? पूरा प्रोसेस एक बार आइसोथर्मल का देख लो, क्या क्या सीखने को मिला है। आइसोथर्मल पूरी बातें, आइसोथर्मल पहली बात, आइसोथर्मल का सवाल आएगा बेसिक लॉग पे आएगा। बेसिक लॉग हमको आने चाहिए, मैं सिखा दूंगा, जैसे जैसे बात बढ़ेगी हम सब सीख जाएंगे। वर्क डन, तुम समझो थर्मोडायनेमिक्स में भी डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल द फार्मूला। अगर ये याद है और मैथ्स अच्छी है तो आप काम कर सकते हो, और नहीं तो थर्मोडायनेमिक्स का नियम है, आपको अगर फार्मूले याद हैं तो आप क्वेश्चन कराओगे। थर्मोडायनेमिक्स में अगर आपको क्वेश्चन याद, फार्मूला याद है तो क्वेश्चन कर दोगे, फंसोगे नहीं। लेकिन फार्मूला बहुत तगड़े तरीके से याद होना चाहिए। 2 ही ऑप्शन है, या तो अपन खुद पे भरोसा रखें तो मैथ्स करने आना चाहिए, तो फिर यहाँ से यहाँ पहुँचना पड़ेगा। तो देख कितना टाइम लगाने का क्या मतलब बनता है, पहुँच तो जाओ। ये कब बता रहे हैं अपन? फील के लिए, कि SST नहीं लगे, सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, ये होता है, क्यों होता है पता नहीं। अकबर का भाई कौन था? वही था, समझ रहे हो बात? SST किसकी अच्छी है? हिस्ट्री में तुम्हारे कितने नंबर आए ऐसे बता भाई, 10th में तेरे कितने नंबर आए SST में? हाँ जल्दी जल्दी बताओ, 4-5 लोग बताओ। अच्छा चलो मैं पूछता, 100 किसके आए SST में? 99?
98, 97 और 90 के नीचे तो क्या मतलब वो नंबर बनता है क्या? 96। एसएसटी में 100 तो बहुत बच्चों के आते हैं। 92। 2 क्वेश्चन 4 नंबर 5 नंबर भी तो होता है 10th में, 5 नंबर भी होता है, 3 नंबर होता है। सर 4 नंबर के सवाल नहीं होते क्या 10th में? नहीं, 4 नहीं होते, 3 5 2 1, 3 5 2 1। आज भी वही पैटर्न है। वाह। तो 10th में एसएसटी जब हम पढ़ते थे तो किताब आती थी टुगेदर विथ की आती थी, और एक आती थी एग्ज़ाम आइडिया, इतनी मोटी किताब, उसको पढ़ते थे और उसको याद करते थे। हिस्ट्री, सिविक्स, और लोगों के नंबर आते थे, बढ़िया नंबर। मुझे बहुत दिक्कत होती थी जब वो पूछते थे ना इसकी खेती कहाँ होती है, उसकी खेती कहाँ होती है, उसका सीज़न कौन सा है। हाँ, ज्योग्राफी में ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, उसका क्या, ये भाई साहब ये मेरे को ऐसा लगता है क्या हाई फाई लगती है चीज़ें। किसी किसी का इंटरेस्ट रहता है, अपना नहीं था। अच्छा, मुझे इंटरेस्ट आता था सिविक्स में, और एक और चीज़ पढ़ते हैं ना थोड़ा सा, इकोनॉमिक्स भी हल्का फुल्का, उसमें मैथ्स नहीं था ना हमारा। मतलब इकोनॉमिक्स में भी कुछ मैथ्स होते हैं उनके, क्या वो कॉमर्शियल मैथ्स होते हैं, वो थोड़ी अपने को पढ़ना था 9th 10th में, वो तो 11th 12th में पढ़ना होता है। कैलकुलेटर लेके खट 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 करते रहते हैं लोग। तो एक उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ होती थी, संसद के बारे में बताते थे कि कितने लोग होते हैं, कहाँ कैसे होता है, तो ये सब चीज़ें बेसिक आइडिया। तो देख 10वीं तक अगर इंसान पढ़ा हुआ है ना, कोई भी इंसान 10वीं तक अगर उसने ठीक से पढ़ा, स्कूल का जो नॉलेज लिया, तो अच्छे से जी सकता है, क्योंकि मोस्टली चीज़ें बता दी जाती है जीने लायक 10वीं तक। उसके बाद तुम अब किसी पार्टिकुलर एक्सट्रीम में आते हो। 10वीं तक तो हम सब पढ़ते हैं ना, 10वीं तक की पढ़ाई सबके लिए ज़रूरी है, मज़दूरों के लिए भी 10वीं तक की पढ़ाई। तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम्हारे घर के बगल में कोई ऐसा आदमी ना हो जो कम से कम 10वीं नहीं पढ़ाओ। पहले खुद को पढ़ाओ। अब बताओ, लिखो आइसोथर्मल हो गया, अब लिखो एडियाबैटिक। हाँ, कुछ कह रहे हो? उसको क्या लिखना है? लिखना है एडियाबैटिक, नाम है भाई एडियाबैटिक। एडियाबैटिक। देख, तो तुमने पूछा है कैसे लिखते हैं, तो मैं तुमको होमवर्क देता हूँ इसका। इसका हिंदी क्या होता है बताना मेरे को। इसका हिंदी जो अभी बताएगा उसको प्राइज़ दूंगा। इसका प्राइस डेयरी मिल्क का सबसे हाईएस्ट प्राइस वाला चॉकलेट जो पड़ोस वाले दुकान में अवेलेबल होगा, इसकी हिंदी बताने पे, द हाईएस्ट प्राइस चॉकलेट अवेलेबल इन द पड़ोसी शॉप। चलिए, सोचने से तो होगा नहीं, उसको सोच के तुम क्या निकाल लोगे इसकी हिंदी। पता होगा तो बोलोगे, नहीं तो नहीं बोलोगे, सीधी सीधी बात है। इसलिए देखो, इसलिए तो प्राइस रखा था कि कोई ऑप्शन नहीं। हेडिंग डालिए एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। कुछ चीज़ें काम की हैं जिनको लिख लें तो थोड़ा अच्छा रहेगा। चलिए, एडियाबैटिक सुनते ही मन में एक चीज़ तो आनी चाहिए, नहीं तो मामला फेल हो जाएगा। एक तो ये फार्मूला वो तो रहना ही चाहिए, मन एक चीज़ आना चाहिए, इक्वेशन इसके कैसे होते। अच्छा, किताब में बहुत सारे इक्वेशन लिखे रहते हैं। सबसे मोस्ट बेसिक ये है पी वी, ये गामा लिखता हूँ मैं ऐसे, ठीक है। पी वी का गामा इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट, जिसका नाम मैं दे रहा हूँ के। सबसे इम्पोर्टेंट ये, कम से कम ये आना चाहिए। बाकी क्वेश्चन हम ड्राइव कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पता होना चाहिए एडियाबैटिक के बारे में। एडियाबैटिक एक तो अभी पढ़ा रहा हूँ, ये पार्ट 1 है। एडियाबैटिक फिर से पढ़ेंगे पार्ट 2 में, डिटेल बात होगी। अभी तो उसका बेसिक इक्वेशंस और थोड़े से उसके वर्क डन की, अभी टारगेट किस क्या है, वर्क डन पढ़ना, ठीक है। तो पी वी का पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, मान लो बेसिक है। अब सुनना, सिचुएशन अगर कंपेयर करूँ, P1 V1 गामा इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ ना, P2 V2 गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। बोलो अभी, तब चलेंगे उधर, ये बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे मूड पे है, अगर मुझे K के जगह में कभी P1 V1 गामा लिखने में फ़ायदा लगेगा तो इसको लिख दूंगा, और जब मुझे K के जगह पे P2 V2 का पावर गामा लिखने का फ़ायदा लगेगा तो उसको लिख दूंगा। गाल से हाथ हटाओ, गर्दन एकदम स्ट्रेट करके बैठो।
जब जब जैसा जैसा फ़ायदा है वैसा लिख दूंगा, ठीक है। एक बात तो ये है। अच्छा ठीक है, अब शुरुआत करते हैं, यहाँ से समझते हैं। W बराबर हमारे पास इंटीग्रेशन PdV है। अगर तुम सोचो, अगर मेरे पास रिलेशन है PV का पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू माना K है, जो हमने ऊपर लिखा था, यहाँ से हम P की वैल्यू कुछ लिख सकते हैं। P की वैल्यू हम लिख सकते हैं ये कांस्टेंट K अपॉन V का पावर गामा। बोलो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ K V और पावर माइनस गामा लिख सकता हूँ? यहाँ तक आ जाओ साथ साथ, यहाँ तक आ जाओ साथ साथ। ये हम टूल्स तैयार कर रहे हैं जिसकी अपने को ज़रूरत है, जिसकी अपने को ज़रूरत है। एडियाबैटिक समझते हो ना, क्या चीज़ है? क्या एडियाबैटिक? हीट एक्सचेंज नहीं होता, नो हीट एक्सचेंज। बड़ा स्टाइल में आई हो आज। जो उसको क्या बोलते हैं, जो उसने रखा हुआ है, स्कार्फ। स्कार्फ नहीं बोलते हैं, स्कार्फ नहीं। अच्छा है, बढ़िया है, फैशन, फैशन है, फैशन अच्छा है, ठीक है, सही है। आगे चलूँ, समझो। अब समझो इस चीज़ को, अगर मैं साथ साथ करूँगा, देख थोड़ा मैथ्स आएगा, मैथ्स आपको आता है मुझे पता है, लेकिन क्या है, मैं पूरा एक साथ भरूंगा नहीं, तुम साथ साथ करना, जहाँ जहाँ एग्री करना, फिर उसको मिटाते हुए चलेंगे ताकि तुमको लगे कि तुम कर रहे हो। W इक्वल्स टू, सबसे पहली बात ये ठीक है, और P के जगह पे मुझे उसको लिखना है। कितना लिखना है? K और साथ में V और ये माइनस का गामा और ये साथ में dV। ये बात मानते हो? सही है। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा? V1 से लेके V2 तक होगा, ठीक है। फटाफट लिखते चलो, मैं यहीं पे काम करता चलूँगा। हो गया इतना, ठीक है। अब देखना ये K कांस्टेंट था, बाहर निकाल लिया। W इक्वल्स टू K कांस्टेंट था, बाहर निकाल लिया। बोलो, सही है मामला। अब चलो अगला स्टेप देखना। K मेरे पास था यहाँ पे V, और उसके पावर में था कौन? माइनस गामा। K बाहर निकाल लिया, V के पावर में माइनस गामा प्लस 1 और नीचे भी हो जाएगा। V के पावर में माइनस गामा प्लस 1 और नीचे भी माइनस गामा प्लस 1, V1 से लेके V2 तक। अभी तक तो तुमको सब अच्छा लग रहा है यार, क्या इसमें तो क्या ही चपड़ चपड़ कर रहे हैं। अभी देख, इतना ठीक है, बिल्कुल एग्री कर रहे हो। अब मैं इसको देख भाई, इसको हटा के इधर ले आता हूँ, माइनस गामा प्लस 1 को। बोलो हाँ। अब देखो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक सबको आया, बेसिक मैथ्स चला है। अब चलाएंगे थोड़ा दिमाग का फिजिक्स। अब क्या करते हैं अपन, लिमिट पुट कर देते हैं। इसको बाहर क्यों निकाला? क्योंकि ये तो नंबर है, बाहर निकाल लिया। गामा की वैल्यू 3/2, 5, 7 कुछ भी। अच्छा, W इक्वल्स टू K अपॉन माइनस का गामा प्लस 1। अब अपर लिमिट डालूंगा, देख भाई, V2 माइनस का गामा प्लस 1 माइनस, ये देख नीचे का V1 माइनस का गामा प्लस 1। बोलो सही है क्या? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सही है। ढूंढ क्या रहा है, करके देखना भाई। इस V के जगह पे लिमिट पुट करी, एक बार V2 एक बार V1, और क्या किया? कुछ नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बात सही है? हाँ, यही मैथ्स पढ़ रहे हो, देख देख कैसे लिख रहे हो, खुद से होना चाहिए ना, ठीक है ना अभी तक। अब थोड़ा फिजिक्स लगा रहे, ऊपर वाला मिटा दो इसको, ये देख। अब थोड़ा फिजिक्स लगाना चाहते हैं। क्या फिजिक्स लगाना चाहते हैं? इस K को, K दोनों के लिए है, K को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा। अब ये क्या होगा, क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ K को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये देख, या तो ये लिख सकता हूँ या फिर ये भी लिख सकता हूँ। तो ये थोड़ा टर्म छोटा हो जाएगा, तो K को अंदर ले आओ, तो यहाँ पे आ जाएगा K, और फिर यहाँ पे आ जाएगा K। बोलो, और यहाँ क्या आ जाएगा? 1/, लिख लो। एक एक स्टेप कर रहा हूँ,
सही है। अब देखो मेरी मर्जी, मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले, मेरे फ़ायदे की बात है। अगर मैं k को मेरी मर्जी 1 के टर्म में लिखना चाहूँ तो भी लिख सकता हूँ, 2 के टर्म में लिखना चाहूँ तो भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे किसके टर्म में लिखने से फ़ायदा है? 2 के टर्म में। तो आज यहाँ कलर चेंज कर देता हूँ। इस k को मैं लिख सकता हूँ, वो देख P2V2, अरे लिख देना, P2V2 और उसके पावर में गामा, माइनस में इस k को लिख सकता हूँ P1V1 और इसके पावर में गामा। बोलो बात सही है क्या? सही है। अब देखना इन दोनों का तो बेस सेम है, बेस सेम है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बेस सेम होने से पावर ऐड होता है, तो ये गामा से ये गामा खत्म हो जाएगा क्या? हटा दूँ क्या? अगला स्टेप देख भाई, अगला स्टेप ये ठीक रहा, ये हट गया, सीधा बच जाएगा ये P2V2। बोलो दोबारा मौका, यहाँ V1 बेस सेम है, पावर ऐड होगा, गामा खत्म, सिर्फ 1 बचेगा, तो ये सीधा बच जाएगा यहाँ P1V1, सीधा बचेगा P1V1 और यहाँ P2V2। सही है क्या? अब आ जाओ भाई, अब मैं अगर ऐसा करूं कि इस W में थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेता हूं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, देख, तो यहाँ से बचेगा P1V1 माइनस P2V2 अपॉन, ये उल्टा हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये गामा प्लस में और ये माइनस में, तो गामा -1। ये आ गया वर्क डन का फॉर्मूला। याद होना चाहिए, कैसे हुआ वो आपने देख लिया। एक एक स्टेप लिखाया है, एक एक स्टेप, कभी भूल गए तो काम आएगा। एग्ज़ाम में जो सवाल का फॉर्मूला भूल जाते हैं उसको अंत में करने के लिए रखते हैं, और अंत में जब समय बचता है उसको करते हैं तो चीज़ों को अच्छे समझते हैं। और ऐसे चूँकि अभी एक बार ड्राइव करने से चीज़ें सामने में दिखती हैं तो भूलने के चांस कम रहते हैं। सीधे फार्मूला आ जाने से भूलने का चांस बहुत रहता है, लेकिन जब उस फार्मूले को तुम ड्राइव करते हो ना और तब उसको याद करते हो तो भूलने का चांस कम रहता है। अब एक तो ये फार्मूला है, ठीक है भाई, ऐसे तो फार्मूला में एडियाबैटिक में आप इसको डाल लीजिएगा। इसका एक और जुगाड़ हो सकता है, मुझे एक और चीज़ समझ में आती है, मैं जानता हूँ PV = nRT, चलो n नहीं लिखा था, अब n के टर्म लिख दे, PV = nRT, तो P1V1 के जगह पे nRT1 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। तो लिख के देखो तो क्या बनेगा ये, तो P1V1 के जगह nRT1 और P2V2 के जगह nRT2, nR ले लिया हमने कॉमन, तो T1 - T2 दूसरा फार्मूला बन के तैयार है। लिख दीजिए उसको भी, दूसरा फार्मूला बन के तैयार है, उसको भी लिख दो, काम आएगा, उस पर भी सवाल है। तो आप W = अब की बार nR कॉमन, T1 माइनस का T2 नीचे में गामा -1, गामा -1, गामा क्या होता है? CP/CB, ठीक है। अब तुम गामा को वहाँ नहीं चले जाना थर्मल एक्सपेंशन में, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, चैप्टर के हिसाब से नाम होता है ना, तो ये है बात। तो भाई इसी पे कहानी है, इसी पे सब चीज़ें आप समझ सकते हैं, आराम से कर सकते हैं आसानी से। एडियाबैटिक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, एक बार रिवाइज कर लो। एडियाबैटिक कुछ कहना है तो बोल दो, एडियाबैटिक का मैथ्स देख लो, कुछ कहना है तो बोल दो। अच्छा, ये जो मैथ्स वाला सेक्शन आता है, अभी मुझे बताओ, एक फीडबैक देना, ये जो मैथ्स वाला सेक्शन आया था अभी, इसको एक साथ पूरा लिखना ठीक रहता है या स्टेप वाइज? स्टेप वाला एक साथ लिखने में बस आप छापते हैं, सही है, ठीक है, अब ऐसा ही करेंगे, स्टेप वाइज लिखेंगे तो आसानी होगी। चलिए, अब जो सिचुएशन है उसमें आइडियल गैस इक्वेशन पे अब कहानी आने वाली है। आइडियल गैस इक्वेशन, कुल मिला के 6 बातें इसके अंदर करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए आइडियल गैस इक्वेशन।
आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। अब इसे तुम जानते ही होगे, हम उस बात पे फोकस करेंगे जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आती है, और एक एक बात लिखते चलना। कुल मिलाकर 6 पॉइंट के बारे में बात होनी है। तो सबसे पहले द मोस्ट बेसिक लिख लो, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है, लिख लो, ये आता है तुमको। अब क्या क्या कन्फ्यूजन है, कहाँ कहाँ कन्फ्यूजन है। सबसे पहला, P के लिए एसआई यूनिट, जोर से बोलना, P की एसआई यूनिट, फिर नहीं बोल रहे हो ना, P की एसआई यूनिट बता, न्यूटन स्क्वायर या क्यूब, पक्का, यस। P प्रेशर है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जितने भी सवाल होते हैं उसमें वो ऐसा देता ही नहीं है। क्वेश्चन में वो किस में देगा, क्वेश्चन में वो देगा एटीएम में, क्वेश्चन में वो एटीएम में देगा, तो आपको उसको सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। तो आप एक बार इसको लिख लो, एक मिनट, P लिख लो, P की यूनिट लिख लो, और वो एटीएम में जो देता है, तो 1 एटीएम में कितने न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर कैसे लिख सकते हो, लिखना क्या देखा है, इससे लिखना। पानी रख के रखना है, कैसा बोतल है सब पीला है। एक दो इसको अगर मैं न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर में लिखता हूँ और क्वेश्चन में देगा वो एटीएम में, तो एक एटीएम को कितना पास्कल लिख, ये पास्कल है, कितना पास्कल लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो, यानी कि होता तो 1.01 उतना नहीं करना, हाँ 10 का पावर 5 से हमारा काम चल रहा है। लिखते चलिए कि भाई 1 एटीएम, मुझे क्वेश्चन तो यही देगा, इन क्वेश्चन वो 1 एटीएम ही देगा, लेकिन आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे, 10 का पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लिख दीजिए। जो भी जितना भी एटीएम देगा उसको 10 का पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सवाल आपको दिया हुआ है। कभी बदमाशी अगर क्वेश्चन की रही तो बहुत प्रिसाइज वैल्यू दे दिया तो शायद चांस नहीं रहेगा आपको, लेकिन 1.01 इंटू 10 का पावर 5, ये अगर बहुत प्रिसाइज है आप सीधे इससे गुना करोगे, काम चल जाएगा। एक तो ये प्रेशर से रिलेटेड बात ये हो गई। दूसरे कन्फ्यूजन की बात होती है वॉल्यूम के साथ। अब दूसरा पॉइंट में वॉल्यूम पे चर्चा करो, दूसरे पॉइंट में वॉल्यूम पे चर्चा करो। हम क्वेश्चन से अपने प्रॉब्लम को निकालेंगे कि सबसे पहले वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की यूनिट बताओ, ऐसा यूनिट मीटर क्यूब। अब सोचो क्वेश्चन क्यों देगा मीटर क्यूब में, क्वेश्चन तो देगा लीटर में, क्वेश्चन देगा लीटर में, लीटर में देगा। अब लीटर में, 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं, 10 का पावर -3 होता है। 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होते हैं। ये क्या, अगर ये बच्चों को याद नहीं रहती है तो मैं उसको बताता हूँ कि तुम्हारे घर में जो पानी की टंकी है उसमें मान लो 1000 लीटर पानी अगर आ रहा है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 मीटर क्यूब। 1000 लीटर पानी रखने के लिए जो टैंक खरीद के लाओगे उसका वॉल्यूम होगा 1 मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा।
तब उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। मतलब 1000 लीटर बराबर कितना, 1 मीटर क्यूब। 1000 लीटर मुझे वॉल्यूम रखना है, इसके लिए 1 मीटर क्यूब की रिक्वायरमेंट है। तो 1 लीटर में कितना, तो 1/1000, इसी को कितना लिखते हो, 10 का पावर -3। यही तो है, यही 1 लीटर का मतलब 10 का पावर -3 मीटर क्यूब। ये तो एक हुआ कि अगर वो लीटर में दिया तो इसको तो वॉल्यूम में ए पार्ट अगर वो लीटर में दिया, लेकिन बी पार्ट भी होता है। सोचो क्या देता है वो, हाँ सीसी में देता है वो। सीसी में 1 सीसी का मतलब लिखो, एक तो इसको बोलते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर क्या बोल सकते हैं 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब से मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, मीटर क्यूब में। सुनना ध्यान से, स्टेप देख लो। मुझे सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना है, तो देख कैसे जाऊंगा। पहले सेंटीमीटर से कहाँ जाऊंगा, मीटर में, और फिर उसका क्यूब करूंगा। तो अगर मेरे पास 1 सीसी है तो पहले तो 10 का पावर -2 डाल के क्या बनाया उसको, पहले तो सेंटीमीटर को मीटर बनाया, इस सी का काम खत्म। अब क्यूबिक है तो इसके पावर में भी 3 आएगा, तो 10 का पावर -6 कौन, मीटर क्यूब। करने आना चाहिए। गर्दन हिला रहा है, समझ रहा भाई, समझ रहा ना अच्छे से। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको परेशान करेगी, इसको पहले ही दूर कर लो। ये लफड़ा नहीं चाहिए। 1 सीसी, तो तुम जैसी सीसी देखोगे तुरंत क्या लेके आओगे, उसको तुरंत 10 का पावर -6 से मल्टीप्लाई करना, फिर सवाल की शुरुआत करेंगे। सीसी सही है। सीसी बोतल, सीसी समझते हो तुम लोग, सीसी बोतल समझते हो, नहीं समझते हो। सीसी बोतल बिहार की भाषा है, सीसी बोतल। सीसी मतलब वो जो द स्मॉल कंटेनर, उसे सीसी बोतल बोलते हैं। जब हम छोटे थे ना, तो दिवाली जब मनाते थे, दिवाली, तो एक केरोसिन ऑयल होता है, तेल, मिट्टी का तेल। स्टोव देखा तुम लोगों ने, स्टोव, कौन सा स्टोव, हाँ ऐसे करके जो उसको पंप करते हैं, उसके अंदर हवा, एक पतली पिन होती है, उसको दबाते हैं, पूरी फिजिक्स है भाई उसमें। वो उसमें से पतला छेद होता है, वहाँ से उसका फ्लेम, वो तेल निकलता है ऊपर की तरफ, चूँकि वो एयर के प्रेशर से निकलता है तो ऊपर जाता है, उसमें फ्लेम में आग लगाते हैं, फिर ऐसे करके बढ़िया बर्निंग होती है, और फिर वो जलता है, आवाज़ आती है भर। किसी के यहाँ अगर चाय बन रही हो दोपहर में तो पता लग जाता था जब छोटे थे तो। हाँ, उसमें एयर पंप करना पड़ता था, लाइट भी ऐसी जलाते थे, बड़ा अच्छा सुहावना समय होता था। और कभी कभी सुनने में न्यूज़ आता था, ये चाची जी थी, हवा भर रही थी, हवा भरते भरते बहुत भर गई, ब्लास्ट हो गई, न्यूज़ भी आता था सही में, तो चाची निपट जाती थी। अब ये केरोसिन की कहानी थी। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये मिलता था, क्योंकि लोग वो जलाते थे लालटेन वगैरह। लालू यादव का चुनाव चिन्ह है वो लालटेन। अब क्या है, अभी के जनरेशन वाले को पता ही नहीं लालटेन क्या है, क्योंकि लालटेन अभी तुम लोग मूवी वगैरह में देखते होगे, अब यूज़ थोड़ी कोई करता है लालटेन। लालटेन समझते हो ना, हाँ बिल्कुल, उसमें वो फिजिक्स लगाते हैं उसमें। मैं तुमसे आज होमवर्क दे रहा हूँ, तुम मुझे बताना लालटेन में कौन सा फिजिक्स लगाते हैं, लालटेन जलाने में कौन सी फिजिक्स लगती है, इसका आंसर कल दीजिएगा आप सोच के। तो उसमें वो जब उसको सोक करते थे बचपन में, और दिवाली की जो मैं बात कर रहा था, दिवाली में वो जितने भी वेस्ट वो होते हैं ना, मतलब बोतल, ग्लास वाले बोतल, उसमें मिट्टी का तेल डालते थे और बड़ी सी बाती लगाते थे उसके ढक्कन में छेद करके, और फिर उसके अंदर तेल भरते थे और उसको जलाते थे और छत पे ऐसे करके चारों तरफ रखते थे, और वो पूरी रात जलता था, मिट्टी का तेल उसमें भरा हुआ होता था। और ये दिवाली का सेलिब्रेशन था, और ये यही था ऑप्शन। और बहुत बढ़िया तरीके से लोग, आप मानो किसी के यहाँ 100 जल रहे हैं, 50 जल रहे हैं, बहुत बड़ा है तो 200 भी जल रहे हैं, ऐसे ऐसे करके मिट्टी का तेल सरकार देते थे। अब तो नहीं देते, अब बंद हो गया, पता नहीं क्यों। ये होता था केरोसिन ऑयल। लेकिन अभी पढ़ाते तो हैं तुम लोग, केरोसिन ऑयल देखा है तुम लोगों ने, अभी देखा है? अच्छा, तुम लोग भी जुम्बांजी कैसे हो फिर, जुम्बांजी।
जुम्बान जी। अब केरोसिन, तुम लोगों ने केरोसिन का यूज क्या क्या होते हुए देखा है? केरोसिन मधुमक्खी नहीं, बात यह है कि अभी के टाइम में आपने केरोसिन लाए कहाँ से आप? नहीं, अभी केरोसिन कहाँ से लेके आ गए? अब तो मिलता ही नहीं कहीं। अब कहाँ मिलता है कहीं? बना तो नहीं लिया आपने। चलिए सवाल पे आते हैं। हमारे पास अब अगली लड़ाई है नंबर ऑफ मोल्स की। इस पे भी थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन आप तो जीनियस है, केमिस्ट्री के बहादुर हैं। नंबर ऑफ मोल्स n कैसे निकालते हो? गिवन मास लिख लो एक बार, मेरा तो फ़र्ज़ है लिख देने का। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास, जिसको तुम बोलते हो MW, या जो तुम्हारी इच्छा, जो मर्जी लिख लो, इतना तो आता ही है सबको। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। एक तरीका और है जिसकी ज़रूरत पड़ती है, वो क्या है? मोल निकालने का नंबर अपॉन अवोगाद्रो नंबर रखते हैं ना, और उस पर सवाल खूब आता है। यानी कि उसको बोलते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने गिवन है, जिसको कैपिटल N बोलते हो, इनटू अवोगाद्रो नंबर। बाप रे, बंद कर भैया थोड़ा, 2 मिनट ऐसी, थोड़ा मौसम ठंडा हो गया क्या? हाँ, तो ये मोल निकालने का जुगाड़ है, ये आपको आता है, इसमें कोई दिक्कत बात नहीं, हमने पहले भी बहुत प्रैक्टिस करी है। एक कहानी और है टेम्परेचर की। टेम्परेचर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिक्स है। किस में यूज़ करना है अपने को? केल्विन में। लिख लो, अगला पॉइंट लिख लो, पॉइंट पे लिखते चलो। टेम्परेचर जब भी आए जीवन में यूज़ करेंगे केल्विन में। वो किस में देगा? डिग्री सेल्सियस में। तुम क्या करोगे? 273 जोड़ दोगे। वो जो भी x डिग्री सेल्सियस देगा तुम 273 जोड़ देना, इतना केल्विन आएगा और यही तुम यूज़ करना। सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगली और इम्पोर्टेंट लड़ाई R के बारे में होती है। R बोले तो गैस कांस्टेंट। R गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। एक क्वेश्चन देता हूं तुमको, लिखो derive the SI unit of R, derive the SI unit of R, SI यूनिट ऑफ R को डिराइव करिए। चलिए ये करना, लेकिन एक दो चीज़ पहले मुझे समझा दो। R की वैल्यू तुम लोगों ने याद रखी होगी, कितनी होती है? R की पहली बात तो 2 वैल्यू होती है, एक SI में और एक CGS जो प्रैक्टिकल चलता रहता है। लिख लो पहला यूनिट, लिख लो R की पहले दोनों यूनिट लिख लो जो तुमको याद है। एक तो 8.31 लेते हैं, जहाँ बात किसकी होगी? जूल में। SI वाला हो गया 8.31, लेकिन जब तुमको कैलोरी में लेना होगा तो क्या लोगे? 2। कैलोरी में लेना होगा तो 2। ठीक है भाई, इतना अपने को आता है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। एक और टर्म होता है, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। पहचानते हो क्या? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.38 इंटू 10 का पावर 23 माइनस में। लिख लो इस बात को। एक लिख लो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट KB, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट KB 1.38 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस का 23। इसका यूनिट होता है जूल अपॉन केल्विन। ये तो एक बेसिक बात मैंने बताई ऐसे। अब हमको कोई टेंशन नहीं होती है, क्यों? क्योंकि यूनिट दिया हुआ रहता है तो ज़्यादा समस्या है नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है बेसिक को अपने को याद होना चाहिए। अरे 1.38 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस का 23 किसकी यूनिट है? किसकी वैल्यू है? बोल्ट्जमैन की। देख, बोल्ट्जमैन को कुछ लोग K से लिखते हैं और मैं क्या KB बोलता हूँ, ठीक है? क्योंकि K से केल्विन और ये सब उलट पुलट जाता है बहुत, इसलिए कोशिश करते हैं इसको हम तरीके से बोले। ठीक है, अब आते हैं इसके ऊपर। अब तुमको जो सवाल दिया है वो करो। मैंने तुमसे कहा R की यूनिट निकालो। R की मैं चाहता हूँ आप मुझे यूनिट निकाल के बताएं समझदारी से। बोलो। न्यूटन मीटर, मोल इनवर्स और केल्विन
हाँ सही जायज़ है। देखिए कैसे सोचेंगे, पी वी इक्वल्स टू, सब लोग सोचे म्यू आर टी, डन। पी क्या है? प्रेशर। प्रेशर को क्या लिख सकते हो? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और वी को क्या लिख सकते हो? मीटर क्यूब, ठीक है। म्यू को क्या लिख सकते हो? मोल है ये। आर को क्या लिख सकते हो? अरे यही तो पूछा है। और टी को क्या लिख सकते हो? केल्विन। अब ज़रा सोच, इस मीटर क्यूब से ये चला गया, तो यहाँ से कहानी बचती है न्यूटन मीटर बराबर यहाँ से मोल और यहाँ से आर, और ये रहा तुम्हारा केल्विन। इस न्यूटन मीटर का एक नाम है न्यूटन, ये क्या है? फोर्स है, बिल्कुल न्यूटन फोर्स है। मीटर क्या है? हाँ ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क। और वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। वर्क, या ये तो यूनिट डायमेंशन चल गया, हम चैप्टर बदल गया। जूल, तो न्यूटन मीटर की जगह क्या लिख दोगे? जूल। अब आ जाओ भाई, अब आ जाओ। वो रहा तुम्हारा जूल इक्वल्स टू मोल, साथ में आर और साथ में के। तो आर की वैल्यू जूल अपॉन मोल केल्विन, मोल केल्विन। कर लोगे क्या? कर लोगे, कर लिया। ये भी ध्यान रखिएगा, यूनिट डायमेंशन चल गया साथ में, सही है। और इसकी वैल्यू, और इस पे सवाल है और कई तरीके से हैं, मतलब कभी सीजीएस में है, कभी एसआई में है, और कई तरीके से सवाल है। मेरे ख्याल से आपको इसमें दिक्कत अब नहीं आनी चाहिए। अगर मान लो कैलोरी में पूछता तो जूल को कैलोरी लिख देते, बाकी तो वही आएगा। सोच के देख, जूल को कैलोरी कर दोगे, बाकी तो मोल केल्विन नहीं आना है, ठीक है। तो इस पे बात हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तो ये है। अगला, जब मैं पी वी इक्वल्स टू म्यू आर टी की बात करता हूँ तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से रिलेटेड भी बात हो सकती है, मॉलिक्यूल से बात भी हो सकती है। एक छोटा सा सवाल यहाँ से बनता है, जैसे हमारे पास अगर किसी ने कहा पी वी इक्वल्स टू म्यू आर टी या फिर पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, जो इसने बोला, तो कब यूज़ करोगे? जब पूरे का पूरा मोल की बात हो। लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन में जब ये कहेगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है, तो आपको निकालने तो आता होगा, निकाल के देखिए। लिखो, राइट आइडियल गैस इक्वेशन व्हेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज गिवन। आइडियल गैस इक्वेशन व्हेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज गिवन। मोल में तो ठीक है, मॉलिक्यूल है तो क्या? आप जीनियस हैं, आप कहेंगे कोई टेंशन नहीं है, पी वी इक्वल्स टू, आप बोल रहे हो म्यू आर टी, सब जानते हैं। पी वी इक्वल्स टू मोल लिखने का तरीका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन अवोगाद्रो नंबर इनटू आरटी। इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को मैं कैपिटल एन लिख दूंगा। अब देखना कहानी क्या बनती है। इस R अपॉन एन ए को एक और नाम से जाना जाता है, हाँ, R अपॉन एन ए। देख, R की वैल्यू होती है तो होती है ना 8.3 वाट एवर, एन ए की वैल्यू होती है ना कुछ कुछ, क्या होती है बताइए तो ज़रा? इंटू 10 का पावर है ना, वैल्यू है, डिवाइड करोगे कुछ न कुछ तो आएगा, वही कुछ न कुछ को क्या बोलते हो? केबी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अच्छा, अभी जस्ट वैल्यू बताया था, बता। ठीक है, सही है, कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से R अपॉन एन ए भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, और इसके ऊपर सवाल आता है, और कई सवाल मुझे इसके ऊपर दिख रहे हैं। अब मैं तुमको छोटा सा होमवर्क यहीं पे देता हूँ रिवीजन के लिए। राइट द यूनिट ऑफ के बी। R की यूनिट अभी हमने निकाली है, एन ए अपने आप में एक नंबर है, एन ए अपने आप में एक नंबर है, तुमको इसकी तो नंबर वाला गया, नंबर वाला गया। नंबर किसकी, नंबर कौन दिखा रहा है यहाँ पे? मोल दिखा रहा है ना, ये भी तो एक नंबर है। तो R में ये आएगा, नीचे भी एक नंबर है, नंबर गया तो क्या बचेगा? जूल अपॉन केल्विन। करके देखना घर पे आराम से। तो ये यहाँ से हम
Kb की वैल्यू यहाँ पे आ सकती है। देख अब ये क्या छोटा बन गया, ये Pv इक्वल्स टू एक और रिलेशन आ गया, एक तो n और साथ में Kb और ये T, Pv इक्वल्स टू n Kbt, यानी कि दो फार्मूले आ गए हमारे पास। ये कब यूज़ करूँगा, जब क्वेश्चन मोल मोल चर्चा कर रहा होगा, और ये कब यूज़ करूँगा, जब वो छोटे लेवल पे बात करेगा। भाई मोल बड़ा मॉलिक्यूल बड़ा, मोल बड़ा ना, तो ये बड़े लेवल पे बात होगी, पूरा मोल चलेगा तो उसको लेके चलेंगे। जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को लेके डील करना होगा तो इसको डील करेंगे, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ये कैपिटल N क्या है, अवोगाद्रो नंबर नहीं है ना, हाँ, इसलिए बुद्धि साथ में रखनी है, दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में गिवन होगा। ये आप गैसियस स्टेट में केमिस्ट्री में बहुत देखे होंगे, मोल कॉन्सेप्ट तो जीवन ही इसी से शुरू होता है, तो कहीं से कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। खैर देखो इसको ऐसे बैठ के गर्दन टेढ़ा करके बाकी सारा काम इसी एंगल पे कर लेंगे, थोड़ा सा भी नहीं हिलने का है, मतलब बैठ जाने का, गर्दन ऐसे करने का, और बाकी पेन भी इसी मोशन में, देख भी यहीं पे लेना, सारा काम एक ही मोड में कर लो, बिल्कुल शरीर को मत हिलाओ। चलो अब मेरे ख्याल से ये छोटी मोटी बातें आप डील कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा असली फिजिक्स जो इसकी होती है केटीजी के अंदर, जिसको अपन बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, उस पर चलना चाहिए। थोड़ी सी बात करते हैं। भाई तुम्हारा मैथ्स केमिस्ट्री का समय तो नहीं हो गया है, ठीक है, साला ये भी एक प्रेशर ही है, हाँ, मतलब जल्दी नहीं छोड़ूंगा तो कल होके कहेगा कि मेरा मैथ्स ख़राब होने में केटीएम सर का रोल है। ये नहीं कहेगा फिजिक्स अच्छा होने में रोल है, नहीं, मैथ्स ख़राब होने में इनका रोल है। इसलिए भाई तेरे मैथ्स की क्लास में मैं तुमको एकदम टाइम पे छोड़ूंगा, कोई इफ़ बट नहीं चाहिए। और देखो रात की क्लास भी 9:30 बजे कर दी कि भाई आप लोग आराम से आइए, खाना वाना खा के बढ़िया, और तब उसके बाद से फिर ऑन करके एक बार ऑन ही तो करना है, उसके बाद मम्मी को भी बिठा देना, भाई टी और वाई तो टाइप करना है क्या टेंशन ही नहीं है, मम्मी को बिठा दो कि मम्मी टी और वाई टाइप करना है। ऐसे कुछ मम्मियाँ बैठती भी हैं, ऑनलाइन जब क्लास होती है ना, वो बताती हैं कि मैं भी जो है सुनती हूँ, मम्मी के पेशेंस की दाद देनी पड़ेगी। मान लो कि मम्मी को समझ में मान लो कितना आ रहा होगा, अगर साइंस रहा होगा तो कुछ आ भी रहा होगा, नहीं रहा होगा तो बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, तब भी बैठ के सुनना, ये बहुत बड़ा पेशेंस का है। चलिए अब इस बात को समझिए। अब हम बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की। डिग्री ऑफ फ्रीडम जब गैस के अंदर बात करते हो, इसका मतलब तुम क्या समझते हो? डिग्री ऑफ फ्रीडम का बेसिकली मतलब क्या समझते हो? कुछ समझते हो तो बताओ, नहीं समझते हो तो मेरे को बताने दो। समझते हो? वाइब्रेशन समझती हो? डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब वाइब्रेशन समझती हो? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? गैस को क्या चाहिए? गैस, अच्छा गैस का मतलब क्या है? कैसे पता चलेगा कि वो कोई गैस था? इसको रोकना संभव नहीं हो, रखो गायब। गैस को क्या पसंद है? मोशन पसंद है। गैस को मोशन पसंद है। सोचो ये सॉलिड है, यहाँ रखे, यहाँ पड़ा हुआ है, गैस को थोड़ी ऐसे पकड़ के ले नहीं रहे, ऐसा नहीं हो सकता। गैस को मोशन पसंद है, तो गैस के अंदर जो एनर्जी होगी वो उसके मोशन से होगी। सोच के देख, मतलब गैस जितने स्टाइल में मोशन कर सकता है इंडिपेंडेंटली, उतना उसको उतने तरीके से वो एनर्जी गेन कर सकता है। गैस को मान लो रूम में ये है, इसको गैस है ना, यहाँ पे एनर्जी कौन दे रहा है? इसको थर्मल एनर्जी मिलती है ना, इसको रूम टेम्परेचर से मोशन चल रहा है बढ़िया, अपने को दिख नहीं रहा। अच्छा ठीक है, मान लिया सब कुछ ठीक बढ़िया। यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का सीधा मतलब होता है कि कोई भी गैस का मॉलिक्यूल कितने तरीके से एनर्जी गेन कर रहा है। लिख लो इसका सीधा सिंपल मतलब। डिग्री ऑफ फ्रीडम का सीधा मतलब क्या है कि कोई गैस कितने तरीके से एनर्जी गेन कर सकती है। मतलब तुम समझ रहे हो, एनर्जी गेन करने की बात हो रही है। मतलब इन शॉर्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ने का मतलब क्या होता है? एनर्जी गेन करने का तरीका पढ़ते हैं हम। लिखो, इन डिग्री ऑफ फ्रीडम, इन डिग्री ऑफ फ्रीडम we basically study about ways of, number of ways लिख सकते हो, number of ways
ऑफ गेनिंग एनर्जी। अच्छा सेंटेंस होगा इंडिपेंडेंट वेज, ब्रैकेट में इंडिपेंडेंट लिख सकते हो। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, कोई गैस का मॉलिक्यूल कितने तरीके से एनर्जी गेन कर सकता है। शॉर्ट में तो बात यह है कि कोई गैस का मॉलिक्यूल कितने तरीके से एनर्जी गेन कर सकता है। अब जहाँ एनर्जी मोशन से हो तो वो मोशन कैसे कैसे पढ़ते हैं हम मोशन पढ़ते हैं। एक तो ट्रांसलेटिव मोशन, चलने वाला, एक मोशन पढ़ते हैं रोटेशन, और एक मोशन पढ़ते हैं वाइब्रेशन, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। वाइब्रेशन इज़ नॉट इन योर सिलेबस, परंतु थोड़ा सा आइडिया उसका लेते हैं। इंडिपेंडेंट वेज, चलो वो तो आ जाएंगे। चलो रोटेशन में चलते हैं, थोड़ा रोटेशन रिवाइज करते हैं। रोटेशन में एनर्जी आती है ना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्या बोलते हो उसको तुम? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि जो तुम काइनेटिक एनर्जी बोलते हो ट्रांसलेटिव वाले मोशन में, उसको तुम बोलते हो हाफ एम वी स्क्वायर, बोलते हो ना, हाफ एम वी स्क्वायर। रोटेशन में मास का काम आई करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इस वी का काम करता है ओमेगा। मतलब जब चर्चा रोटेशन की होगी तो लिखा जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अच्छा ठीक है, ये हम जानते हैं। अब आई पे थोड़ी चर्चा करते हैं। आई होता है एम आर स्क्वायर, आई के अंदर मास छुपा है। अब एक छोटी सी बात बताता हूँ, ट्रांसलेटिव मोशन मतलब ये इसको धक्का दिया सब चला गया आगे, ये ट्रांसलेटिव है। लेकिन पंखा एक जगह लटका हुआ है और बाकी उसके चारों तरफ घूम रहे हैं पोर्शन, वो रोटेशन है। दरवाजे का घूमना रोटेशन है, लेकिन तुम पूरा अपने बैग को उठा के ऐसे करके आगे स्लाइड कर दो, ये ट्रांसलेशन है। अब तुम मान लो पार्क में चले गए, और पार्क में क्या है, इधर ही रहो। अब इसको देखो, ये गोल है ना, इसका सिलेंड्रिकल शेप है, इसको तुम छोड़ दो। ये एक तो घूम रहा है और दूसरा आगे भी जा रहा है, मतलब ये रोलिंग है। सीधा इसको मैंने इसे दबा दिया और ऐसे लेके जा रहे हैं, ये ट्रांसलेटिव है। ट्रांसलेटिव मोशन का मतलब होता है कि जब ये चलेगा तो इसके सारे, इसमें जितने भी चीज़ें लिखी हैं, कैमलिन वमलिन अंट संट्स जितना, सारी चीज़ें एक ही वेलोसिटी से जब आगे चलेगी ना, तो ये क्या होगा? ट्रांसलेशन। लेकिन जब इसको मैं यहीं पे ऐसे गोल गोल घुमाने लगूंगा, ये क्या हो गया? रोटेशन। साइकिल को स्टैंड पे खड़ा करके उसके चक्के को घुमाइए, वो रोटेशन है। लेकिन साइकिल को चला के कहीं ले जा रहे हो तो उसके चक्के का रोलिंग हो रहा है। साइकिल में दोनों तरफ से ब्रेक लगा दो और खींचो, ट्रांसलेशन हो रहा है। ये चीज़ फील होनी चाहिए। अब ज़रा सोचो, अभी ट्रांसलेटिव मोशन में जहाँ बॉडी खिसकती है या फिसलती है, ऐसा बोल सकते हो, वहाँ पे जो काम मास का होता है, रोटेशन में वो काम किसका होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। जो काम मास का है, मास ही तो उसको स्टेबिलिटी दे रहा है ना एक तरीके से, मतलब मास के कारण ही तो डिपेंड करता है कि उसकी इनर्शिया कितनी है। पढ़ते हैं ना, मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया। जिसका मास जितना ज़्यादा है उसको रोकना उतना ही मुश्किल, चलाना भी उतना ही मुश्किल। एक बार 50 केजी का आदमी है और एक बार 150 केजी का आदमी। अब 150 वाला भी दौड़ते हुए आ रहा है और 50 वाला भी दौड़ते हुए आ रहा है। तुमको टास्क दिया गया किसी एक को रोको, तो किसको रोकोगे? 50 वाले को रोकोगे ऑफ कोर्स, क्योंकि लगता है कि सेम स्पीड से आ रहा है भाई साहब। क्यों? क्योंकि उसके पास इनर्शिया ज़्यादा है। किसके पास? 150 वाले के पास इनर्शिया ज़्यादा है। मतलब न्यूटन बाबा ने कहा था, इनर्शिया की कंडीशन कही थी, जो जैसा कर रहा है वैसे ही करेगा जब तक उसको डिस्टर्ब न किया जाए। तुम अगर टाइम पास कर रहे हो, करते ही रहोगे जब तक तुमको बोला नहीं जाए। जैसे इसकी मम्मी बोली थी, खाती है तो खाती ही रहती है आधे घंटे तक खाती है। ये मम्मी को बताओ, मम्मी ये फिजिक्स है, यही तो न्यूटन्स लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया। जो कर रहे हैं करते रहेंगे जब तक कोई डिस्टर्ब न करे। न्यूटन ने भी यही कहा था, बॉडी चल रही है तो चलती ही रहेगी जब तक रोकने वाला कोई फोर्स ना हो। जैसे मैं फुटबॉल को लेके ऐसे स्लाइड कर दूंगा, फुटबॉल उठाया, भाई खुश हो गया, फुटबॉल उठाया, यहाँ पे स्लाइड कर दिया। फुटबॉल का रोकने के लिए फोर्स चाहिए, वो कौन है? फ्रिक्शन। रुका कुछ टाइम के बाद, मान लो फ्रिक्शन नहीं होता और हम एक बार स्लाइड कर देते, फिर हम मर जाते,
हमारा पूरा 7, 8, 10 पुस्त भी निकल लेता, तब भी फुटबॉल चल रहा होता अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए तो। क्योंकि रोकने के लिए फोर्स चाहिए, चलाने के लिए नहीं। चलाने के लिए तो तुम बस एनर्जी का डिफरेंस कर दो। सोच, तुमको यहाँ से कोई बॉडी है, बस तुम यहाँ रख दोगे, बॉडी चलने लगेगी। लेकिन रोकने के लिए फोर्स चाहिए भाई, चलाने के लिए नहीं चाहिए। ये छोटी मोटी बच्चों वाली चीज़ें कर रहे हैं समझने के लिए कि हाँ ऐसी बात हो सकती है। अभी हमारा टारगेट जिसको चलाना है, जिसको घुमाना है, वो बहुत छोटा है, गैस है, एक तो खुद ही नहीं दिख रहा और उसके बारे में स्टडी चल रही है। अब ज़रा सोचो, उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो तुमको याद है ये आर कहाँ से लेते हैं? जैसे ये होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर दूरी पे ये आर मेजर किया जाता है। बात अब आ जाएगी काम की। ऐसे रोटेशन में तो 3, 4, 5 दिन नहीं चलेगा। अब ज़रा सोचो, कोई पार्टिकल यहाँ घूम रहा है, यहाँ रोटेट कर रहा है, तो अगर मेरे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाएगा, मैं लिखूँगा mr²। तो दूरी कहाँ से मेज़र करूँगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर दूरी मेज़र करूँगा। पहली बात तो ये है। अब तुम दिमाग लगाओ, अब तुम देखो, पहली बात तो मन में रखो कि मुझे आर सही मायने में आर परपेंडिकुलर है। कहाँ से? तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ठीक है भाई, मान लिया। मान लो कोई भी एक ऐसी कोई बॉडी है, ऐसी कोई बॉडी है, सपोज करो कोई डंबल है, जिम में रहते हैं ना वो लड़कियों के लिए डंबल 1-1 किलो के, फुद्दू से डंबल होते हैं 1-1 किलो के रखे हुए रहते हैं, उसको लेके वर्कआउट, क्या वर्कआउट रहे हो। अब मान लो ये डंबल रखे, अब ज़रा देखना, अरे लड़के भी करते हैं उसको भाई, ऐसा नहीं तुम उसको हल्के मत लो, लड़के भी आते हैं वार्म अप करते हैं 1 किलो के डंबल से। चलिए अब बताना, अगर मैंने एक्सिस ये ले लिया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? 0। अरे काय का अगर एक्सिस यही है तो एक्सिस जब उसी से गुजर जाए तो कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा? 0। तो जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, आर 0, तो आई कितना? 0। तो आई के कारण जो एनर्जी आएगी रोटेशन की वो कितनी हो जाएगी? 0। इसका मतलब जब भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात हो तो तुमको ये देखना पड़ेगा कि गैस का मॉलिक्यूल कितने तरीके से घूम सकता है, उसका एक्सिस कैसे कैसे है। जैसे मान लो ठीक है, ऐसे तो नहीं घूम पाएगा, तो सोचो गैस का मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस में रखा हो तो एक्स एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? 0। लेकिन वाई एक्सिस के अबाउट तो हो सकता है, क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट, जैसे मान लो कोई एक्सिस यहाँ पे है तो हो सकता है इसके अबाउट, अरे जेड के अबाउट भी हो सकता है। सोच, जेड के अबाउट भी हो सकता है। मतलब अगर मेरे पास 3 एक्सिस हैं, देख ये वाई, ये एक्स और ये जेड, और गैस का मॉलिक्यूल कहीं यहाँ ऐसे रखा हुआ है, तो इतना तो श्योर है कि x के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं हो पाएगा, लेकिन y के अबाउट कुछ न कुछ हो सकता है। z मतलब बाहर, z के अबाउट भी कुछ न कुछ हो सकता है। मतलब अब अगर एनर्जी की बात करें तो x के अबाउट एनर्जी कितनी हो जाएगी रोटेशन की? 0। y के अबाउट होगी और z के अबाउट भी होगी। तो रोटेशन के हिस्से में कितने तरह की एनर्जी आएगी? 3 या 2? 3 नहीं आएगा। लेकिन यही गैस का मॉलिक्यूल है, मान लो मार्कर, यही गैस का मॉलिक्यूल है। अब देखना, x मान रहे हैं नीचे वाले को, ठीक, y मान रहे हैं ऊपर वाले को, और z तुम्हारी तरफ। ये गैस का मॉलिक्यूल x चल सकता है, y भी चल सकता है, तुम्हारे तरफ भी जा सकता है। तो ट्रांसलेटिव में तो तीनों पॉसिबिलिटी है ना भाई, ट्रांसलेटिव में तीनों पॉसिबल है। मान लो ये पॉइंट होता, ये पॉइंट भी x में चल सकता था, ये पॉइंट y में चल सकता था, ये पॉइंट तुम्हारी तरफ z में चल सकता था। तो चलने में तो कोई समस्या नहीं है, वो कैसी भी बॉडी चला लो, पॉइंट चला लो, या इसको उठा के चला लो, चलने में तो तीनों तरीके से एनर्जी मिल सकती है, तीनों एक्सिस में। अब लड़ाई है घूमने की। पॉइंट के घूमने का कोई मतलब ही नहीं होता, रोटेशन में घूमना होता है, पॉइंट को रोटेट करा रहे हैं। अब पॉइंट कैसे रोटेट करेगा भाई? तुमने सुना होगा अच्छा एक बात, पहले सबसे अच्छी बात सुनो, रोटेशन चैप्टर किसी बुक में या तुम्हारे टेस्ट के सिलेबस में लिखा रहता है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स।
रोटेशन का नाम रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। रिजिड बॉडी पूरा शेप है उसका, उसमें तब एक सेंटेंस आता है कि पूरी बॉडी तो रोटेट करती है लेकिन उसके ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं वो सर्कुलर मोशन करते हैं। पूरा पंखे का पूरा ब्लेड, पूरा पंखा तो रोटेट कर रहा है लेकिन उसके ब्लेड पे तुम निशान लगाते जाओ। मान लो उसका ब्लेड है, उस पर तुमने ऐसे ऐसे निशान लगा दिए, उसको घुमाओ तो वो क्या करेगा? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। पूरी बॉडी तो रोटेट करेगी लेकिन उसके पॉइंट्स किसी पार्टिकुलर एक्सिस पे सर्कुलर मोशन करते हैं। इसका मतलब अगर कहीं किसी ने पॉइंट दे दिया और कहा कि इस पॉइंट के लिए रोटेशन पे चर्चा करो, तो पॉइंट के लिए रोटेशन पे चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि एक्सिस पॉइंट के लिए कहीं से भी गुजारूं, एक्स वाला गुजारूंगा वो भी इससे गुजर जाएगा, वाई वाला भी गुजर जाएगा, जेड वाला भी गुजर जाएगा। मतलब पॉइंट से दूरी मेजर करना मुश्किल है, आर आएगा ही नहीं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है, पॉइंट का रोटेशन नहीं निकालते। सही है बात? तो अब इस चीज़ को मन में 2-5% भी अगर आ गया, क्योंकि हमारा टारगेट अभी रोटेशन नहीं है, रोटेशन होता तो इसको बहुत प्रिसाइजली बात करते। अभी गैस के मॉलिक्यूल की बात करनी है और उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करनी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है वो इंडिपेंडेंट तरीके जिससे गैस का मॉलिक्यूल एनर्जी गेन कर सकता है, और गैस को पसंद क्या है? मोशन। तो मोशन के अकॉर्डिंग बात होगी तो सबसे पहले लिखो मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस। अब देखो, अच्छी बात समझो, एक मोनो एटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा वाई एक्सिस और ये तुम्हारा जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग कोई तुमसे पूछे उसमें क्या एनर्जी होगी, तुम कहोगे हाफ वी एक्स की तरफ की वेलोसिटी का स्क्वायर। वाई के लिए कोई पूछे तुम कहोगे हाफ एम वी वाई का स्क्वायर। जेड के लिए तुमसे कोई पूछेगा तो हाफ एम वी जेड का स्क्वायर। मतलब 3 तरीके का एनर्जी तो इसके अंदर आया, 3 तरीके का एनर्जी तो इसके अंदर आया। किसके कारण? ट्रांसलेटिव मोशन के कारण। और पॉइंट रोटेट करता नहीं है तो रोटेशन के लिए एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। तो 0 एनर्जी आ गई इसके रोटेशन मोशन के कारण। 0 एनर्जी आ गई रोटेशन मोशन के कारण। डन, लिख लो। वाइब्रेशन की बात अभी हम कर ही नहीं रहे हैं, वाइब्रेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं। वाइब्रेशन तो रूम टेम्परेचर पे संभव ही नहीं है, वाइब्रेशन की बात नहीं हो रही है। गैस का मॉलिक्यूल जिसमें हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की चर्चा कर रहे हैं, वाइब्रेशन हमको सोचना ही नहीं है जब तक वो नहीं कहे। और बॉडी वाइब्रेट कराते हैं, बॉडी वाइब्रेट होती है। वो भी कब होगी? जब टेम्परेचर ज़्यादा दे दोगे। पढ़ा दूंगा वाइब्रेशन, उसमें इलास्टिक नेचर के कारण वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन होता है तो सोचते हो बॉडी भाग थोड़ी जाती है, जहाँ जाती है वापस आती है। सोच, मतलब उसके अंदर इलास्टिसिटी होना चाहिए। ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं। हाँ चलो, अब आ जाओ, पहले तो उस पे आओ। मान लो कि अब तुम आ जाओ मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक पे आ जाओ। मोनो के बाद आ जाओ तुम डाईएटॉमिक पे। डाईएटॉमिक में अब हम सीख चुके हैं। डाईएटॉमिक में हम सीख चुके हैं, अभी फोटो बनाया था डाईएटॉमिक में। डाईएटॉमिक पहले तो ये देखो, डाईएटॉमिक माना कुछ ऐसा है, कहीं से ही बना सकते हैं। ये बॉन्ड लेंथ है उसका जो भी होना है, और इस तरीके से डाईएटॉमिक में रखा। मानो उसको एक्स एक्सिस में रखा हुआ है, एक्स एक्सिस में रखा हुआ है। तो पहली बात तो वो, अगर ये रिजिड बॉडी है तो चल भी सकता है एक्स में, वाई में और जेड में। इसका मतलब जब डाईएटॉमिक की बात हो तो 3 ट्रांसलेटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम तो होगा ही होगा। अरे चलने का तो कोई भी चल सकता है। अब रही बात घूमने की,
एक्स के अबाउट नहीं हो पाएगा, मतलब 2 इसमें रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा रोटेशनल मोशन के कारण। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए इसके पास? 5 रूम टेम्परेचर पे। वाइब्रेशन की बात हम तब तक नहीं करेंगे जब तक वो हाई टेम्परेचर की बात ना करे। अब अगली लड़ाई, अच्छा अगली लड़ाई नहीं, एक और लड़ाई इसमें कर देते हैं। मान लो कोई ट्राई एटॉमिक लीनियर है, सोच क्या मेरा आंसर सेम आएगा क्या? सोचो सोचो, देखो फोटो बन गया। ट्राई एटॉमिक लीनियर, सेम आंसर लिख दो। अगर मेरे पास कोई ट्राई एटॉमिक लीनियर है, सेम आंसर। कोई एग्जांपल बता दो। CO2 बिल्कुल। ट्राई एटॉमिक लीनियर ऐसा चल जाए। अब ट्राई एटॉमिक का नॉन लीनियर, उसके ऊपर चर्चा कर लो। कोई ट्राई एटॉमिक का नॉन लीनियर है, मान लो कोई ऐसा है, इस तरीके से। भाई शेप कैसा भी हो चल सकता है, तो 3 तो चलने के आएंगे ही आएंगे, 3 तो चलने के आएंगे ही आएंगे। और इसको एक्स एक्सिस के अबाउट भी घुमा सकते हो, वाई के अबाउट भी घुमा सकते हो, जेड के अबाउट भी घुमा सकते हो। इसमें एक प्लेन में थोड़ी है, ये तो पूरा का पूरा इसको पकड़ लो, इसको कैसे भी घुमा लो, किसी भी एक्सिस के अबाउट घूम जाएगा ट्रायंगल। मतलब 3 आएगा अब की बार रोटेशनल मोशन के कारण। मतलब इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम रूम टेम्परेचर पे कितने हो गए? 6। ये छोटी सी बात है लेकिन अपने को पता होना चाहिए। मोनो, ड्राई, डाई और ट्राई, ठीक है, मेरे ख्याल से बेसिक बातें हैं, आपको ये बात सारी समझ में आ गई। अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब ऐसे थोड़ी पूछेगा बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों, कहाँ, कैसे। लेकिन एक सवाल यहाँ से मुझे लग रहा है आपको समझ में आना चाहिए प्रिसाइजली, कि जैसे ही आपसे ये पूछा जाए कि आपका थोड़ी देर पहले 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम काउंट कर रहे थे रोटेशन का, थर्ड वाला तुमने क्यों नहीं किया, तो कारण क्या है? उस पार्टिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा। ये स्टेटमेंट या फिर असर्शन में पूछा जा सकता है। और ये घटना कब होगी? ये घटना तब होगी जब मेरे से या तो वो पूछे ट्राई एटॉमिक लीनियर या फिर वो कह दे डाई एटॉमिक। समझ रहे हो क्या? ये बात समझ में आनी चाहिए। अभी हम जितनी भी बात कर रहे थे कहाँ पे कर रहे हैं? रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, बस इतना ही, आराम करिए, बिल्कुल ऑन टाइम छूट गए आप। ठीक है।